हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 2011 से लेकर के 2022 तक के 10th के मैथ का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का पूरी व्याख्या के साथ हल। अगर आप लोग 2011 से लेकर के 2022 तक के सारे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ ये जो 14 फरवरी से जो एग्जाम होने वाले हैं 10th का, उसमें 50 में से कम 45 से तो ज्यादा आएंगे। तो चलिए हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं 2011 का मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है आप लोग स्क्रीन पे दिखेंगे। इसका ऑप्शन ए है √3, बी में दिया है 2√2/√2, सी में दिया है 4 + √5 और डी में दिया है √6। तो हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या रूट में हो, अगर उसका हम वर्गमूल निकाले, अगर निकल जाए, अर्थात उसका वर्गमूल को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो इसका जो वर्गमूल होता है 1.732 समथिंग समथिंग में। तो चूंकि हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये जो है परिमेय संख्या नहीं हुआ। अगर इसी का ऑप्शन बी की बात करिएगा तो वो दिया है 2√2/√2। तो इसके अगर अंश और हर की बात करें तो अंश में भी √2 है और हर में भी √2 है। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेंगे वो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि इसके जो हर है उसके रूप में हम कम से कम 1 तो लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह कहलाती है परिमेय संख्या। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा और गुना a, b का लौसा निम्न में से किसके बराबर है? तो चूंकि हम लोग सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुना लौसा। तो यहाँ पर सवाल में अगर देखिएगा तो पहली संख्या जो है a दे रखा है, दूसरी संख्या जो है b दे रखा है, और बराबर हमारे पास क्या हो गया मौसा गुना क्या हो गया लौसा। अब देख लीजिए, अब तो आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है। मौसा गुना लौसा किसके बराबर हो जाएगा? a गुना b के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 3 की डिमांड है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखिए बहुपद को जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक तो पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो यहाँ पर तो घात के आधार के बारे में पूछ रहा है, तो घात के आधार पर बहुपद को कई वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे घात 1 वाले बहुपद, तो घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, या एक घाती बहुपद कहते हैं। अगर घात 2 वाले बहुपद की बात करें तो इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर घात 3 वाले बहुपद की बात करें तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसी में मान लीजिए अगर घात n दे दिया तो हम इसे n घाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम में है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, जैसे x के पावर में 5 है प्लस 4x³ है और प्लस 3x प्लस 7 दे दिया, तो पूछ देगा कि ये किस प्रकार के बहुपद है। तो इस अगर ऑप्शन में रैखिक बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद दे दिया, त्रिघात बहुपद दे दिया और डी में दे दिया बहुपद, तो हम लोग बहुपद के साथ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा घात 1 वाले, देख लीजिए कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। हमारा जो क्वेश्चन है 4 वो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देख लीजिए घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक जो बहुपद होता है उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b। द्विघात जो बहुपद होता है कुछ नहीं करना है, इसमें पावर 1 बढ़ा देना है। तो यहाँ पर a है तो x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं तो कम से कम 0 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 1 हो जाएगा, और एक अचर पद ले लिए तो c हो गया।
इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद पूछ रहा है। त्रिघात यहाँ पर भी पावर में 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 3, यहाँ पर पावर में 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2, यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं है तो 0 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो 1 हो जाएगा, प्लस में एक अचर पद ले लेंगे d। हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है कह रहे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो वो होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास जो दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अगर इसकी फार्मूला की बात करिएगा तो इसका फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण अर्थात p/h। इसका जो मान दिया है वो है 3/4। तो यहाँ पर अगर इसको समझना है अच्छी तरह से तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देख लीजिए ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण बी समकोण है। तो जो समकोण होता है उसकी जो सामने वाली भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। कर्ण को हम लोग बड़ी भुजा भी कहते हैं, क्योंकि कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है इसलिए हम इसे एच से सूचित करते हैं। कर्ण की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं लंब, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए हम इसे पी से सूचित करते हैं। और लंब की जो सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं आधार, क्योंकि इसका इंग्लिश बेस होता है इसीलिए हम इसे बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखने से पता चलता है तो P अर्थात लंब का जो मान दे दिया है कितना दे दिया है 3 और H का जो मान दिया है वो दिया है 4। तो हमारे पास क्या नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन में लंब आधार और कर्ण में से जो भी नहीं होगा उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास B नहीं है तो B का मान निकाल लेंगे, आधार का मान निकाल लेंगे। आधार का जो मान होता है उसका फॉर्मूला होता है h² माइनस p²। तो हमारे पास H का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर करिए। इसके बाद P का जो मान है कितना दे रखा है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का जो स्क्वायर हुआ 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर हुआ 3 3 9। तो 16 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास √7। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोस ए का मान क्या होगा। तो कोस ए का जो मान होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण अर्थात B/H। तो B का जो मान हम निकाले हैं उसका मान है √7 और H का जो मान निकाले हैं H कितना दे रखा है 4। इस प्रकार से जो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा tan A बराबर होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है कोट 90 डिग्री माइनस ए, बी में है सेक 90 डिग्री माइनस ए, सी में है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए और डी में है कोस 90 डिग्री माइनस ए। तो tan A का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वह होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए। ये इसका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसका और भी फार्मूला की बात करिएगा तो sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस ए। इसके बाद जो होता है कोस 90 डिग्री कोस ए बराबर होता है sin 90 डिग्री माइनस ए। कोसेक ए इक्वल टू होता है सेक 90 डिग्री माइनस ए और सेक ए इक्वल टू होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ए और tan ए इक्वल टू होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है कि tan ए के बराबर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस ए। अगर आप लोग त्रिकोणमिति का केवल फार्मूला भी याद कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि 5 नंबर तो केवल त्रिकोणमितीय सूत्र से ही आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा tan ए का कोट 90 डिग्री माइनस ए, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोगों को एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष और x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्योंकि इसका इंग्लिश ओरिजिन होता है इसीलिए हम इसे ओ से सूचित करते हैं। इसका जो नियामक होता है वो होता है 0 0। इसको देख लीजिए प्रथम चौथांश कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय चौथांश कहते हैं, इसको हम लोग तृतीय चौथांश कहते हैं और इसको जो है हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन से रिलेटिव कई सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एग्जाम का जो गणित होता है वह होता है या तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके पूछता है या तो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसा है कि हम लोग एक क्वेश्चन के अलावा भी उससे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग अगर हल कर लेते हैं तो परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए प्रथम चौथांश का जो नियामक होता है तो सबसे पहले हम नियामक की बात करें तो उसमें चिन्ह जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मूल बिंदु है उससे दाईं ओर की जो दूरी होती है वो होता है प्लस
और मूल बिंदु से जो बाई ओर की दूरी होती है वो होता है माइनस। अच्छा, मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरी होता है वो होता है प्लस, और मूल बिंदु से जो नीचे होती है वो होता है माइनस। अब यहाँ पर इस चौथांश की अगर नियामक की बात करें तो देख लीजिए, इधर किस एक्स का जो मान है यहाँ पर कितना दिया है प्लस, और वाई का मान कितना दिया है प्लस। तो अर्थात प्रथम चौथांश का जो नियामक हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस प्लस। द्वितीय चौथांश का नियामक देख लीजिए, एक्स का मान माइनस और वाई का मान दिया है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। तृतीय की बात करिएगा तो एक्स का मान जो है माइनस दिया है और वाई का भी मान दिया है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। अगर चतुर्थ का बात करिएगा तो एक्स का मान प्लस दिया है और वाई का मान माइनस दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर भुज कोटि की बात की गई है, तो एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, एक्स का अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। देख लीजिए, ये तो एक्स अक्ष हुआ ना, ये एक्स अक्ष हुआ, इससे दूरी का मतलब क्या, या तो इधर मान निकालेंगे या तो इधर मान निकालेंगे। इसकी दूरी किसके समांतर हो जाएगा, वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं कोटि, अर्थात एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहते हैं कोटि। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए कोटि जो दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ, आप लोगों के स्क्रीन में देखेंगे क्वेश्चन, कोटि जो है किसमें दिया है बी में, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटि। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। वाई अक्ष पर एक्स का मान कितना होता है, तो उस वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, वो होता है 0 0। कभी कभी इससे रिलेटेड चतुर्थांश से भी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे दे दिया 6 और 8, कहेगा किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश का दूसरा नाम पाद भी होता है। तो देख लीजिए 6 और 8 जो है, इसका अगर हम नियामक की बात करें तो ये दे रखा है प्लस कोमा प्लस, इसके पीछे भी प्लस का चिन्ह लगा है, इसके पीछे भी प्लस का चिन्ह लगा है। तो देख लीजिए प्लस प्लस क्या हुआ, किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। जैसे अगर दे दिया -8 और 6, किस चतुर्थांश में, देख लीजिए इसका चिन्ह जो है माइनस है, इसका चिन्ह क्या दे रखा है प्लस, तो माइनस प्लस किस में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है। इसी में एक और क्वेश्चन दे दिया कि -7 और -8 किसके बराबर होगा, तो इसका चिन्ह देख लीजिए क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और देख लीजिए ये अगर 8 है और ये -4 दिया हुआ है, तो इसका जो मान है क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, ए में दिया है 2 पाई आर, बी में दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, सी में दिया है पाई आर स्क्वायर और डी में दिया है 4 पाई आर। तो ये हुआ वृत्त, देख लीजिए ये वृत्त हुआ, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि इसका इंग्लिश होता है रेडियस, इसलिए हम इसे आर से सूचित करते हैं। ये हुआ वृत्त का केंद्र, इसे हम ओ से सूचित करते हैं। तो क्षेत्रफल कौन सा भाग हुआ, ये जो वृत्त का परिमाप है उसके अंदर का सारा भाग जो है उसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई की मान होता है 22/7 या 3.14 और आर बराबर हो गया वृत्त की त्रिज्या। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। और पाई आर स्क्वायर जो है ऑप्शन सी में दे रखा है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, कि दिया हुआ संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। देखिए संचय बारंबारता वक्र जो होती है वो कहलाती है त्वरण, संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। अब जो क्वेश्चन है वो है 10 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन जो होता है, देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा, लॉसा नहीं निकालते, मौसा, या कभी कभी एचसीएफ भी ऑप्शन में रहेगा, एचसीएफ। एचसीएफ इसलिए क्योंकि मौसा हिंदी स्वरूप है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए मौसा और या एचसीएफ कुछ भी दिया रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, मौसा। तो देखिए मौसा जो ऑप्शन है वो है बी में, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा।